प्यार का रिश्ता कितना अनमोल होता है। लेकिन मेरी किस्मत में शायद ही ऐसा प्यार मुमकिन था जहाँ कोई मुझे टूट कर चाहे और मैं उसकी मोहब्बत में बिखर जाऊँ। काश वो पल वहीं ठहर जाता जब मेरी निगाहें तुम्हारी निगाहों से उलझी थी और तुमने मुझे नज़र भर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। काश मैंने वो रास्ता ना अपनाकर तुम्हें अपनी मोहब्बत में जीता होता तो आज मैं इस तरह तबाह ना होती, मैं इस रास्ते ना खड़ी होती। लोग अपनी मोहब्बत में और जिद में बर्बाद होते हैं, ये तो काफ़ी सुना था, लेकिन मैं तो मोहब्बत में खुद फना होने वाली हूँ। मैं उस रास्ते खड़ी हूँ जहाँ आज दुनिया वाले मुझे ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। लेकिन मैंने तो मोहब्बत की थी, शिद्दत वाली मोहब्बत। क्या गलत कर दिया मैंने? एक मर्द अपनी मोहब्बत में जब हदें पार करता है तो ये दुनिया, ये समाज उसे शाबाशी देते हैं। लेकिन यही चीज़ जब एक औरत करती तो क्यों लोग उसे चरित्रहीन कहने लगते हैं? क्यों उसे एक जिल्लत भरी ज़िंदगी देने को उतारू हो जाते हैं? मैंने भी तो वही किया जो हर मर्द अपनी मोहब्बत को पाने के लिए करता है। लोग मोहब्बत में फना होते हैं, मैंने तो अपनी इज्जत का ही सौदा कर दिया। माना वो गलती थी, लेकिन गलती तो दोनों की थी कि मोहब्बत में एक औरत को ही जलील किया जाता है। क्या मर्द की कोई गलती नहीं होती? क्यों हर बार एक औरत नापाक और मर्द पाक हो जाता है? क्यों हर बार एक औरत को ही अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होती है? क्या एक मर्द हमेशा पवित्र होता है? आज बस मैं ये दुनिया छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरे ये सवाल हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आखिर ये दुनिया को, ये समाज को भी तो जवाब देना है कि जब एक बिन ब्याही माँ जिल्लत भरी ज़िंदगी जीती है, अपनी खुशियों का त्याग करती है, अपने अजन्मे बच्चों को दुनिया में लाने के लिए हर पर संघर्ष कर सकती है, तो क्या ये सारी चीज़ें एक बाप भी कर सकता है? बहुत निभा लिया एक माँ ने बाप का फ़र्ज, एक बाप की सारी जिम्मेदारी निभा ली। अब वक्त आया है कि एक बाप माँ का फ़र्ज निभाए। अब मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपती हूँ। अब बनो तुम एक बिन ब्याहे बाप। कुछ आंसू के बूंदे डायरी के पन्नों में गिर रहे थे। वहीं वो लड़की की आंखें आंसुओं से भरी थी। आंसुओं के कारण उसे धुंधला दिख रहा था। वो गहरी सांस लेकर डायरी को बंद करती है और टेबल पर रखे एक एग्रीमेंट को उठा गहरी सांस लेकर उस पर सिग्नेचर करती है और ख़ुद को मजबूत दिखाते हुए कहती है, लौटा दिया मैंने तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी। अब मैं सारी जिम्मेदारी से मुक्त हूँ। मैं भले एक गलती थी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने अंश को अपनी गलती का नाम न दो और उसके एक अच्छे पापा बनो, उसके सुपरस्टार डैडी बनो। उस लड़की ने एक एनवेलप में वो एग्रीमेंट और कुछ हॉस्पिटल के कागज़ डालकर वहीं टेबल पर छोड़ दिया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ स्टडी टेबल पर रखा लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी में वो लड़की डायरी लिख रही थी। उसके लिखे हर शब्द से पता चल रहा था कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई है। लड़की ने सिंपल से सलवार सूट पहन रखा था जो उस मध्यम रोशनी में नज़र आ रही थी। वो एक नज़र बेड की तरफ देखती है जहाँ एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ नज़र आ रहा था। रोशनी कम होने के कारण उस बच्चे का चेहरा नहीं दिख रहा था। उस बच्चे को देखते हुए उस लड़की के दुखी चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो चेयर से उठकर बेड के पास जाती है और झुककर बच्चे का माथा चूमकर कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, मम्मा बहुत गंदी है। वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन आप फिक्र मत करो, आप बहुत जल्द अपने पापा के पास जाओगे और आपके पापा आपसे बहुत प्यार करेंगे। वो लड़की को अचानक से खांसी आने लगती है। वो दुपट्टा अपने मुंह पर लगा खांसती है तो देखती है उसके मुंह से खून निकल रहा है। ये देख उसके चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आ जाती है। वो एक नज़र अपने बच्चे को देखकर कहती है,
जब मौत मांगा था तब मौत नसीब नहीं हुई, और आज जब अपने बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ तो ये ज़िंदगी हाथ छोड़ रही है। इस वक्त उस लड़की के होठों पर मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है जिससे वो गिरने वाली होती है। लेकिन तभी कमरे में एक अच्छी कदकाठी का लड़का आता है और जल्दी से कमरे की लाइट जला उस लड़की की तरफ भागता है और जल्दी से उसे अपने बाहों में थाम उसे लेकर ज़मीन पर बैठ जाता है। इस वक्त उस लड़के की आंखें नम थीं और चेहरे पर उस लड़की के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। लड़का लड़की के गालों को थपथपाते हुए कहता है, एकांशी उठ, क्या हुआ तुझे? तो ऐसे अपने भाई को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। एकांशी लंबी लंबी सांसें लेकर कहती है, मैं आपको अकेला कहाँ छोड़कर जा रही हूँ भाई, अपनी अमानत आपको सौंप कर जा रही हूँ, मेरी अमानत को सही जगह पहुँचा दीजिएगा। एकांशी की बातें सुन उस लड़के की गुस्से से भौहें तन जाती है। वो गुस्से में दांत पिसते हुए कहते हैं, उस घटिया इंसान का नाम मत लो, ये सब उसके कारण ही हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एकांशी नाम में सरीला नम आंखों से कहती है, नहीं भाई, आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। अपना हाथ बढ़ा, वादा कीजिए आप उनकी अमानत उन तक पहुंचा देंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो लड़का उस लड़के के हाथों में अपना कांपता हुआ हाथ रख नम आंखों से कहता है, तेरा ये भाई तुझसे वादा करता है कि वो तेरे वादे की लाज रखेगा। उस लड़की की बात सुन उस लड़की के होठों पर मुस्कान खिल जाती है और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसके मृत शरीर को देख उसका भाई उसे गले लगा जोर से चिल्लाता है, एकांशी। इस वक्त उसकी आवाज़ में दर्द, पीड़ा, तकलीफ सब नजर आ रहा था। वो अपनी बहन के मृत शरीर को गले लगाए वैसे ही रोते रहता है। एकांशी इस वक्त चिता की सेज पर लेटी थी। वहीं उसका भाई सफ़ेद धोती पहने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। वो अपनी बहन को मुखाग्नि देता है। ये थे एकांशी सिंघानिया के भाई। उम्र 25 साल, गठीला बदन, 6 फुट हाइट, गोरा रंग, काली आंखें। कॉलेज के फाइनल ईयर में है। कॉलेज के साथ साथ अपना बिजनेस भी संभालते हैं क्योंकि ये इनके पेरेंट्स की मौत तभी हो गई थी जब ये दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे। एकांश ने एकांशी को हमेशा से बच्चों की तरह पाला था। बचपन से इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की थी, लेकिन शायद एक ख्वाहिश ऐसी थी जिसे ना तो वो पूरा कर सकता था और ना एकांशी अपने भाई को वो चीज़ मांग सकती थी, क्योंकि उसे अपने भाई के सबसे बड़े दुश्मन से जो प्यार हो गया था, जिसकी दुश्मनी के किस्से सिर्फ कॉलेज नहीं पूरे शहर में मशहूर थे। एकांशी की चिता को देखते हुए एकांश अपने मन में कहता है, मैंने तो उससे वादा किया है छोटी, मैं तो उसे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन कर्मा उसे सज़ा ज़रूर देगा। उसे भी मेरे इस दर से गुजरना होगा, तब उसे पता चलेगा कि एक बाप के लिए उसके बच्चे को तकलीफ़ में देखना कितना मुश्किल है। इस वक्त एकांश की आंखें लाल थीं। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं बहा था। वो इस वक्त खुद को मजबूत बनाए वहाँ खड़ा था।